नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम सेमेस्टर की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पिछली कक्षा के आगे के भाग को देखेंगे कि पिछली कक्षा में हमने देखा था किस तरह से भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम आगे बढ़ता है, किस तरह से वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं के साथ ही हिंदी साहित्य के क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी पूर्व साहित्य परंपरा किस तरह से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के द्वारा आगे बढ़ते बढ़ते कालांतर में हिंदी की परंपरा को सामने लाने का कार्य करती है। पाली को भारत की प्रथम देश भाषा होने का गौरव प्राप्त है। इसे भगवान बुद्ध द्वारा अपने उपदेशों के लिए चुना गया था। संपूर्ण बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचित है। इसे प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। इसका समय हम 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक अर्थात पहली ईस्वी तक मानते हैं। पल्ली शब्द से पाली शब्द की व्युत्पत्ति माने जाने पर पाली का अर्थ ग्रामीण भाषा सिद्ध होता है। कुछ विद्वानों द्वारा पाली शब्द का संबंध पंक्ति से भी माना जाता है। आचार्य विधुशेखर इस मत को मानने वाले प्रमुख भिक्षुओं में बौद्ध भिक्षुओं में जाने जाते हैं। बुद्ध वचनों में जो पंक्तियां प्रयुक्त की गई हैं उन्हें भी पाली कहा जाता है, अर्थात पाली का अर्थ पंक्ति से भी लगाया जाता है तथा ग्रामीण भाषा के रूप में भी पाली को जाना जाता है तथा एक मत के अनुसार पाली शब्द को पलियार या परियार के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाली भगवान बुद्ध के वचनों की भाषा है और यह भाषा प्रथम देश भाषा होने के गौरव से भी अपने आप को संयुक्त किए हुए है। तो पाली भाषा के यदि प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आदि इसके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। अंगुत्तर निकाय जिसमें कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत संग्रहित हैं, संकलित हैं, वो भी पाली भाषा में ही रचा गया है। तो पाली के पश्चात आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं प्राकृत भाषा और उसके साहित्य को। प्राकृत भाषा को ठमोकार की भाषा या राणा भाषा भी कहा जाता है। दिगंबर संप्रदाय तथा श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ मूल रूप से प्राकृत साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। जनभाषा समूह होने के कारण प्राकृत में प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। संस्कृत नाटकों में भी निम्न वर्ग के पात्र अर्थात स्त्री पात्र और जो दास भृत्य पात्र होते थे उनके द्वारा महिला वर्ग के पात्रों द्वारा प्राकृत शब्दावली का ही प्रयोग किया जाता था। प्राकृत को प्रेम की भाषा भी माना जाता है। तो हेमचंद, मेरुतुंग आदि प्राकृत भाषा के समर्थ साहित्यकारों के रूप में जाने जाते हैं। हेमचंद जो कि प्राकृत भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध व्याकरण थे, वो भी प्राकृत साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों में अपनी गणना कराते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राकृत साहित्य जो है वो जैन धर्म के सिद्धांतों और जैन धर्म की रचनाओं में विशेष रूप से देखा जाता है। अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो है बिगड़ा हुआ, अर्थात प्राकृत से इतर थोड़ा सा परिवर्तन ले करके चलने वाली भाषा को अपभ्रंश कहा जाता है। इसे आभीरों की भाषा भी कहा गया है। तो प्राकृत साहित्य में पर्याप्त साहित्य रचना होने के कारण वह साहित्य सम्मत बन गई, अर्थात उसकी प्रगति आगे बढ़ने के लिए उसके पास अब
कोई ज़्यादा स्थान नहीं बचा था। और भाषा की विशेषता है कि जब उसका प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जब वो पूरी तरह से विकसित हो जाती है, तब वो धीरे धीरे प्रचलन से हट जाती है और उसकी जगह एक नई भाषा ले लेती है। तो इस तरह से जब प्राकृत भाषा साहित्य सम्मत बन गई तो उसका एक बिगड़ा हुआ रूप जन समूह में भाषिक प्रयोग हेतु चलन में आने लगा, जिसे अपभ्रंश कहा जाने लगा। इसी भाषा को गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा है। तो इस भाषा का काल यदि हम देखें तो 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और आदिकाल की अधिकांश रचनाएं अपभ्रंश साहित्य की कोटि के अंतर्गत ही आती हैं। तो इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी अर्थात स्वयंभू के साथ ही माना जाता है, जो कि निरंतर 13वीं सदी तक चलता दिखाई देता है। अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ जहाँ पतन से लिया जाता है, वहीं अपभ्रंश साहित्य से अभीष्ट है प्राकृत भाषा से विकसित हुई भाषा विशेष का साहित्य। अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं के विकास की स्थिति पर विचार करने पर यह हम देखते हैं कि अपभ्रंश के विभेदों द्वारा ही आधुनिक हिंदी की क्षेत्रीय बोलियां उद्भूत हुई हैं। तो अपभ्रंश के भेद व उनसे विकसित होने वाली आधुनिक भारतीय आर्य भाषा वर्ग इस प्रकार है। सबसे पहले सौरसेनी अपभ्रंश। इसे मध्य देश में अधिकांश राज्यों में, अधिकांश क्षेत्रों में प्रचलन का गौरव प्राप्त था। तो इसके द्वारा यदि हम देखें तो पश्चिमी हिंदी वर्ग, जिसके अंतर्गत की खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा आती है, कन्नौजी आती है, बांगरू आती है, इस तरह की कई महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की बोलियां सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत ही आती दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ पश्चिमी हिंदी वर्ग की 5 बोलियों के साथ साथ राजस्थानी और गुजराती भाषाएं भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही निकली हुई हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं को जानने के लिए और उनमें निहित साहित्य परंपरा को समझने के लिए। इसके पश्चात आता है अर्धमागधी अपभ्रंश, मगध, जो कि प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। तो मगध, अर्धमागधी अपभ्रंश मगध और उसके आसपास के क्षेत्रों में अर्थात भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रचलित बोलियों से और क्षेत्रीय भाषाओं से संबंध रखता है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो पूर्वी हिंदी की बोलियां मगही तथा मैथिली आदि भाषाएं, मैथिली जो कि आधुनिक आर्य भाषा वर्ग की प्राचीन भाषाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती थी। विद्यापति की कविताएं भी मैथिली में लिखी हुई हैं। नागार्जुन ने भी अपनी कुछ कविताएं मैथिली भाषा में रची हैं। तो इस तरह से अर्धमागधी अपभ्रंश भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है हिंदी भाषा की भाषिक परंपरा को जानने के लिए, क्योंकि आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्ग में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली पूर्वी हिंदी की बोलियां तथा मगही और मैथिली आदि इसी अपभ्रंश से जन्म लेते हैं। मागधी अपभ्रंश से जन्म लेने वाली, आकार लेने वाली बोलियां हैं बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया। तो इस तरह से हम देखें कि हिंदी के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बोलियां मागधी अपभ्रंश से निकली हैं, निसृत हुई हैं। खस अपभ्रंश के द्वारा पहाड़ी हिंदी की बोलियां, जिसके अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूनी आदि आती हैं, ये बोलियां निकली हैं। ब्राचड़ अपभ्रंश के द्वारा सिंधी और पंजाबी अर्थात सीमांतर प्रांतों की बोलियां आकार लेती हैं। तो ब्राचड़ अपभ्रंश के द्वारा सिंधी और पंजाबी ये बोलियां प्रचलन में आई हैं। छठा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत मराठी जो है वो भाषा प्रचलन में आई, अर्थात मराठी का जन्म महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से होता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह स्वतः सिद्ध है कि अपभ्रंश के द्वारा ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास
हुआ है। इसलिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास को जानने के लिए इन अपभ्रंशों पर विचार करना, इनके काल को जानना, इसमें निहित साहित्य संपदा को जानना, उनका परिचय प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपनी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के समस्त रूपों को देखा, उनके काल को जाना तथा उनमें अंतर्निहित साहित्य परंपरा से परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया। अपभ्रंश भाषाओं से विकसित आर्य भाषाएं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी तथा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से इन भाषाओं का संबंध हमने देख लिया है। तो हिंदी के प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इन भाषाओं का काल 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक माना है। उनके अनुसार भारतीय आर्य भाषाओं का साहित्य में प्रयोग कम से कम 13वीं शताब्दी के बाद से ही प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज की कक्षा में देखा कि किस तरह से ये प्राचीन आर्य भाषाएं जो हैं वो उनका रूप, उनका विकास क्रम हमारी आधुनिक आर्य भाषा तथा भारतीय आर्य भाषाओं को जानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। और इसमें निहित साहित्य परंपरा का अध्ययन हिंदी साहित्य को भली भांति जानने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आगे की कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे आदिकाल पर और उसकी प्रवृत्तियों और कालक्रम तथा महत्वपूर्ण तत्वों पर। धन्यवाद।